गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज जो चैप्टर बिजनेस कम्युनिकेशन का हमने डिस्कस करना है वो है इंटरव्यूइंग स्किल्स। इंटरव्यूइंग स्किल्स पढ़ने के साथ साथ हम इसमें ये भी डिस्कस करेंगे कि रिज्यूम किस तरह से लिखते हैं और उसके इम्पॉर्टेंट फीचर्स क्या हैं। तो हम कंटेंट से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसमें देखेंगे कि इंटरव्यू का मतलब क्या है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, किस किस तरह की इंटरव्यूज़ होती हैं, इंटरव्यू को प्लान किस तरह किया जाता है, कंडक्ट किस तरह किया जाता है इंटरव्यूज़ को। उसके बाद हम रिज्यूम्स डिस्कस करेंगे कि रिज्यूम होता क्या है, कंटेंट्स क्या हैं रिज्यूम के और रिज्यूम का फॉर्मेट कैसा होता है। तो हम स्टार्ट करते हैं इंटरव्यू से। मीनिंग ऑफ एन इंटरव्यू। इंटरव्यू क्या होती है? वो इंटरव्यू एक फेस टू फेस कन्वर्सेशन है बिटवीन टू पर्सन्स, इंटरव्यूअर एंड इंटरव्यूई। इंटरव्यूअर इंटरव्यूई से कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चंस पूछता है। क्यों पूछता है? टू असेस हिज सूटेबिलिटी फॉर एडमिशन, सिलेक्शन और प्रमोशन। एडमिशन के लिए, सिलेक्शन के लिए या प्रमोशन के लिए उसकी सूटेबिलिटी देखने के लिए इंटरव्यूज़ ली जाती हैं। तो जैसे हमने अभी बात की कि इसमें दो पर्सन्स मिनिमम इन्वॉल्व होते हैं। एक होता है इंटरव्यूअर। इंटरव्यूअर वो होता है जो इंटरव्यू लेता है और इंटरव्यूई सेकंड पर्सन है। इंटरव्यूई वो होता है जो इंटरव्यू देता है। तो जो ये इंटरव्यू है ये हमेशा प्लान्ड और सिस्टमेटिक होगी। दिस इज़ अ प्लान्ड एंड सिस्टमेटिक मेथड ऑफ कॉन्टैक्ट विद ईच अदर। आप बिना प्रिपरेशन के या बिना प्लानिंग के इंटरव्यू ना दे सकते हो ना ले सकते हो। तो हमेशा प्लान्ड और सिस्टमेटिक होगी ये। मेन एम क्या है इसका मेन एम है कि किसी पर्सन की कैपेबिलिटी, उसके व्यूज़ या उसकी जो पर्सनैलिटी है वो हम जज कर सकें बाय आस्किंग क्वेश्चंस। तो ये जनरली कैंडिडेट से पूछे जाते हैं। ये कैंडिडेट से हम क्यों पूछते हैं? टू नो कि सबसे ज़्यादा सूटेबल कैंडिडेट कौन है किसी पर्टिकुलर एडमिशन के लिए या किसी सिलेक्शन के लिए या प्रमोशन के लिए, और उसको आफ्टर इंटरव्यू सिलेक्ट किया जाता है। तो डेफिनेशन क्या है इंटरव्यू की? अकॉर्डिंग टू जेम्स एम ब्लैक, एन इंटरव्यू इज़ अ कन्वर्सेशन यूजुअली बिटवीन टू पीपल that is confined to a specific subject. The role of interviewer is to seek information, that of interviewee is to provide it. तो इंटरव्यूअर का रोल क्या है? इंफॉर्मेशन सीख करनी, इंफॉर्मेशन पूछनी, और इंटरव्यूई का क्या है? वो जो इंफॉर्मेशन इंटरव्यूअर पूछ रहा है वो उसको प्रोवाइड करनी। तो अब आपको क्या पता चला इंटरव्यू के बारे में? इट बिकम्स क्लियर दैट इंटरव्यू इज़ अ टेक्निक ऑफ ओरल कम्युनिकेशन थ्रू विच कैंडिडेट्स एबिलिटी, एफिशिएंसी, इंटरेस्ट, मैच्योरिटी, डिसीजन पावर, कैपेबिलिटी एट्सेट्रा कैन बी जज्ड ईजिली। तो ये एक मोड है, ये एक टेक्निक है ओरल कम्युनिकेशन की, जिससे हम कैंडिडेट के बारे में ज़्यादा जान पाते हैं। उसकी एबिलिटी किस तरह की है, वो कितना एफिशिएंट है, उसके इंटरेस्ट क्या क्या हैं, कितना मैच्योर है, डिसीजन मेकिंग किस तरह की है उसकी, ये सारी चीज़ें जज की जाती हैं थ्रू इंटरव्यू। अब इंटरव्यू जो है इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं? सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक है कि इट इज़ गोल ड्रिवन। गोल ड्रिवन कैसे? किसी भी इंटरव्यू का एक स्पेसिफिक पर्पस होगा। जैसे हमने पिछली स्लाइड में डिस्कस किया कि या तो वो सिलेक्शन के लिए हो सकती है या एडमिशन के लिए हो सकती है या इन्फॉर्मेशन लेने के लिए भी हो सकती है, प्रमोशन के लिए हो सकती है। तो कोई गोल होगा जिसको पूरा करने के लिए इंटरव्यू ली जाती है। सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक इज़ क्वेश्चन आंसर। जनरली जो इंटरव्यू है वो इस फॉर्म में होती है कि उसका उसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इंटरव्यूई जो है वो उसके आंसर्स देता है। तो क्वेश्चन आंसर फॉर्म में इंटरव्यू होती है। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक इज़ दैट इट इज़ स्ट्रक्चर्ड। इट हैज़ टू बी प्रॉपरली स्ट्रक्चर्ड। जो इंटरव्यू है वो हमेशा स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में होगी। अनस्ट्रक्चर्ड या हैपहैज़र्ड इंटरव्यू नहीं होगी। एक स्ट्रक्चर फॉर्म किया जाएगा, उसमें पहले से ये प्लान किया जाएगा कि कैंडिडेट को किस तरह के क्वेश्चंस पूछने हैं, किस जॉब के लिए उसने अप्लाई किया है, कौन सी कैपेबिलिटीज़ हमने इंटरव्यू के थ्रू जज करनी है। देन फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक इज़ दैट इंटरव्यू इज़ ऑलवेज कंट्रोल्ड इंटरव्यू होती है। जो इंटरव्यूअर है ही इज़ कंट्रोलिंग द इंटरव्यू। जो इंटरव्यू ले रहा है वो कंट्रोल करता है, वो
बताता है वो पूछता है, अपने हिसाब से क्वेश्चंस पूछता है, तो उसके कंट्रोल में होती है सारी सिचुएशन जो होती है। नेक्स्ट इज़ अनबैलेंस्ड। अनबैलेंस्ड जो करेक्टरिस्टिक है, इसमें जो कम्युनिकेशन होती है बिटवीन द इंटरव्यूअर एंड द इंटरव्यूई वो अनबैलेंस्ड होती है। ज़्यादा जो बात करनी होती है वो इंटरव्यूई ने करनी है, बिकॉज ही इज़ आंसरिंग, वो आंसर कर रहा है। क्वेश्चंस जो हैं वो कम कम्युनिकेशन का पोर्शन कवर करते हैं और जो आंसर्स हैं वो ज़्यादा कम्युनिकेशन का पोर्शन कवर करते हैं। तो अनबैलेंस्ड कम्युनिकेशन इसमें होती है। अब टाइप्स ऑफ इंटरव्यूज़ क्या क्या होती हैं। स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू हो सकती है, ओपन एंडेड हो सकती है, ग्रुप इंटरव्यू हो सकती है, स्ट्रेस इंटरव्यू, वीडियो इंटरव्यू, सिचुएशनल इंटरव्यू। तो आपने ये देखना है कि क्या क्या तरह की हैं ये इंटरव्यू। सबसे पहले स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू में प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग होती है। जो सबसे पहले इंटरव्यू होनी है उसमें जो स्क्रीनिंग होगी, जो सबसे पहली स्क्रीनिंग होती है उसको हम स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में बोलते हैं। एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर दे दिया जाता है, उस पर आपने इंटरव्यू देनी होती है। उसके बाद आता है ओपन एंडेड। ओपन एंडेड में येस नो के अलावा जो पार्टिसिपेंट्स हैं, जो एप्लीकेंट्स हैं, उन्होंने ज़्यादा आंसर करना होता है, मतलब ज़्यादा लंबे आंसर्स करने होते हैं, जिससे उनकी पर्सनैलिटी के बारे में पता चलता है। ग्रुप इंटरव्यू में बहुत सारे कैंडिडेट्स एक ही बारी में इंटरव्यू देते हैं। स्ट्रेस में हमने ये जज करना होता है कि अंडर स्ट्रेसफुल सर्कमस्टेंसेस कैंडिडेट किस तरह से परफॉर्म करेगा। उसमें इस तरह की सिचुएशंस या इस तरह की एक्सरसाइज दी जाती हैं जिसमें वो स्ट्रेस के अंडर काम करने की उसकी एबिलिटी का पता चलता है। देन वीडियो हो सकता है, आप वीडियो के थ्रू इंटरव्यू दे रहे हो, इंटरनेट में वीडियो के थ्रू आप बात कर रहे हो, उसमें यू हैव टू बी वेरी नेचुरल। देन सिचुएशनल इंटरव्यूज़ हो सकती हैं। सिचुएशनल इंटरव्यूज़ में क्या किया जाएगा, उसमें एक सिचुएशन दी जाएगी और उसको सॉल्व करने का के बारे में पूछा जाएगा कि किस तरीके से कैंडिडेट उसको सॉल्व करेगा, या कोई एक प्रॉब्लम दी जाएगी और उसको किस तरह से सॉल्व किया जाएगा, वो उस इंटरव्यू में पूछा जाता है। नाउ अगर हम कोई भी काम करते हैं मैनेजमेंट में तो हम उसकी प्लानिंग करते हैं। इसी तरह से जब इंटरव्यू लेनी है हमने तो हमने उसकी प्लानिंग करनी है। हम ये देखते हैं कि जब एज कैंडिडेट्स हम इंटरव्यू देने जाते हैं तो हम उसके लिए प्रिपेयर करते हैं और उसकी प्लानिंग करते हैं। लेकिन जब जो इंटरव्यूअर है जिसने इंटरव्यू लेनी है उसने भी बहुत सारी प्लानिंग करनी होती है। तो इट इज़ वेरी राइटली सेड कि अनप्लैन्ड इंटरव्यूज़ जो हैं दे आर जनरली अ वेस्ट ऑफ टाइम। तो आप अगर अनप्लैन्ड इंटरव्यू ले रहे हो या अनप्लैन्ड इंटरव्यू दे रहे हो तो वो आपका टाइम वेस्ट ही करती हैं, आपको उससे कोई एडवांटेज नहीं होती। दे एनकरेज judgments based on whether you had a pleasant chat rather than whether the candidate can do the job। जब अगर आप अनप्लैन्ड इंटरव्यू लोगे तो आप उस कैंडिडेट को सिलेक्ट करोगे जिसने आपसे बहुत अच्छे तरीके से बात की है, जो आप प्लेजेंट टॉक या प्लेजेंट चैट जिसके साथ आपकी हुई है। लेकिन आपको कैंडिडेट कौन सा चाहिए जो आपकी जो जॉब है वो कर सके। तो जब आपने प्लानिंग करनी है इंटरव्यू की तो आपने किन चीज़ों का ध्यान रखना है। सबसे पहले यू शुड नॉट नो व्हाट यू वांट इन अ कैंडिडेट बिफोर द इंटरव्यू। इंटरव्यू से पहले आपने सारी जॉब स्पेसिफिकेशन देखनी है, रिक्वायरमेंट्स देखनी है कि क्या चीज़ें उस जॉब के लिए आपको कैंडिडेट में चाहिए। देन यू शुड नो द जॉब एंड इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। आपको पता होना चाहिए कि क्या जॉब आप उस पर्सन से चाहते हो और उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। आप अकॉर्डिंगली जज करोगे कि वो पर्सन वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ फुलफ़िल कर सकता है या नहीं। नेक्स्ट आप देखोगे रिव्यू द कैंडिडेट्स रिज्यूम प्रायर टू द इंटरव्यू। इंटरव्यू लेने से पहले आपने उसके रिज्यूम को, उसके बायोडाटा को स्टडी करना है, उसको पढ़ना है और उसके बाद आप उसमें देखोगे कि कुछ चीज़ अलग है बाकी कैंडिडेट से, अलग क्या है, और ये भी देखोगे कि कोई ऐसी चीज़ है जिसमें क्लैरिफिकेशन की ज़रूरत है और कोई रेड फ्लैग, कोई इस तरह की एंट्री, इस तरह कोई चीज़ जिसमें आप फर्दर क्लैरिफिकेशन मांगना चाहते हो, वो सारी चीज़ें आप उसकी
रिज्यूम में देखोगे बिफोर स्टार्टिंग द इंटरव्यू। नेक्स्ट स्टेप आप क्या देखोगे, प्लान अ सेट ऑफ स्टैंडर्ड क्वेश्चंस फॉर ऑल द कैंडिडेट्स। सारे कैंडिडेट्स के लिए आपने सेट ऑफ क्वेश्चंस प्लान करने हैं बिफोर द इंटरव्यू। A series of general questions will help you determine whether applicants can meet your requirements or not। आपकी जो जॉब की रिक्वायरमेंट्स हैं वो कैंडिडेट उसको फुलफ़िल कर सकता है या नहीं, ये आपको क्वेश्चन से पता चलेगा जो स्टैंडर्ड क्वेश्चन आप बनाओगे। इसमें कैंडिडेट के स्किल्स, उसकी एबिलिटीज़, उसका पास्ट वर्क परफॉर्मेंस, ये सारी चीज़ें आ सकती हैं। एंड यू कैन प्लान टू आस्क ईच कैंडिडेट ऑल ऑफ योर बेसिक क्वेश्चंस। इसमें आप मुझसे पूछ सकते हो, अगर आप किसी से कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछते हो किसी कैंडिडेट से, ये इलीगल नहीं होता। आपको अगर लगता है कि किसी कैंडिडेट में कुछ अलग है तो आप उससे अलग तरह का क्वेश्चन भी पूछ सकते हो। आप जो कैंडिडेट्स आपने बुलाए हैं उन सबको आप कंपेयर कर सकते हो बाय आस्किंग सेम टाइप ऑफ क्वेश्चंस, जिससे आपको पता चलता है कि कौन पर्सन है जो बेटर तरीके से आपकी जॉब कर पाएगा। देन इट हेल्प्स यू रिमेंबर ऑल द क्वेश्चंस। आपको इंटरव्यू लेते हुए सारे क्वेश्चंस याद रहेंगे, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो आपने उनसे लेनी है वो भी याद रहेंगे, बिकॉज यू आर आस्किंग सिमिलर क्वेश्चंस टू ऑल द कैंडिडेट्स। नेक्स्ट आप क्या प्लान करोगे इंटरव्यू के लिए, यू विल प्लान क्वेश्चंस फॉर इंडिविजुअल कैंडिडेट्स। पहले तो हमने जो क्वेश्चंस पूछे थे वो सारे क्वेश्चंस एक जैसे थे। अब आपने उसकी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट के हिसाब से इंडिविजुअल क्वेश्चंस पूछने, इंडिविजुअल कैंडिडेट से क्वेश्चंस पूछने हैं। ये जो क्वेश्चंस हैं ये कहाँ से अराइज होंगे, जब आप रिज्यूम स्टडी करोगे उनकी, तब आप या एप्लीकेशन स्टडी करोगे, तब आप देखोगे कि इससे हम कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछ सकते हैं, या फिर आप किसी कैंडिडेट की बैकग्राउंड से कुछ चीज़ें कुछ क्लैरिफिकेशन मांग सकते हो। देन नेक्स्ट आपने क्या करना है, यू हैव टू क्राफ्ट द इंटरव्यू। केयरफुल क्वेश्चनिंग एंड लिसनिंग आर द हार्ट ऑफ एनी इंटरव्यू। आप क्वेश्चन पूछोगे भी केयरफुली, और उसकी जो आंसर्स हैं उनको भी ध्यान से सुनोगे। और आप किस तरह के क्वेश्चंस पूछ सकते हो, आपने क्राफ्ट करनी है इंटरव्यू, तो आप यू कैन आस्क ओपन एंडेड क्वेश्चंस। ओपन एंडेड क्वेश्चंस क्या होते हैं, जिनमें लंबे आंसर्स देने की ज़रूरत है, जिसमें येस और नो के आंसर्स नहीं देने कैंडिडेट ने एक्सप्लेनेशन देना है, जिससे आप उसकी पर्सनैलिटी को जज कर सकते हो। उसके बाद अवॉइड टेलीग्राफिंग द आंसर। आपने क्वेश्चंस इस तरह से पूछने हैं कि जो कैंडिडेट है वो ऑब्वियस आंसर्स नहीं देगा। आपका क्वेश्चन इस तरह से फ्रेम होना चाहिए कि आप वो क्या करना चाहता है ये आप उससे पता करोगे। प्रोब फॉर एडिशनल डिटेल्स, जहाँ पर आपको लगता है कि एडिशनल डिटेल्स की ज़रूरत है, वहाँ पे आप उसको एडिशनल डिटेल्स देने के लिए प्रोब कर सकते हो। देन यूज़ रिफ्लेक्टिंग टू गेट मोर इन्फॉर्मेशन। ज़्यादा इन्फॉर्मेशन पता करने के लिए उसके बारे में आप उससे आगे और क्वेश्चंस पूछ सकते हो। देन यू कैन ऑल्सो प्रेजेंट अ सिनेरियो, एक सिनेरियो दे सकते हो, एक सिचुएशन दे सकते हो कैंडिडेट को, जिसमें वो उस कैंडिडेट को एक्सप्लेन करना होगा कि वो एक सिचुएशन में या एक सिनेरियो में किस तरह से एक्ट करेगा, किस तरह के डिसीजंस लेगा। नाउ कंडक्टिंग द इंटरव्यू, आपने प्लान कर लिया इंटरव्यू को, अब आपने इंटरव्यू को कंडक्ट करना है। जब आप इंटरव्यू कंडक्ट करते हो, आपके जो कैंडिडेट्स हैं दे आर ऑब्वियसली नॉट वेरी कंफर्टेबल, क्योंकि वो एक न्यू सिचुएशन में आते हैं, न्यू एनवायरनमेंट में आते हैं जहाँ पर उनसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो सबसे पहला जो काम है आपका, आपने कैंडिडेट को कंफर्टेबल करना है। तो कैंडिडेट को कंफर्टेबल करने के लिए जो चेयरपर्सन है उसको वार्म वेलकम करना है, कैंडिडेट को वेलकम करना है, उससे शॉर्ट इंट्रोडक्शन पूछी जा सकती है। देन मेक द कैंडिडेट फील कंफर्टेबल बाय आस्किंग जनरल क्वेश्चन। जो मैंने अभी बात की कि एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन आप पूछ सकते हो उसको कंफर्टेबल करने के लिए, उसका नाम, उसकी क्वालिफिकेशन, या कुछ इनफॉर्मल टॉक भी आप उसके साथ कर सकते हो। जब आपकी रेपो बन जाती है कैंडिडेट के साथ, जब कैंडिडेट जो है वो कंफर्टेबल हो जाता है, तो आपने कैंडिडेट को इंटरव्यू का पर्पस बताना है कि आपको इंटरव्यू उस पर्टिकुलर जॉब के लिए कोई कैंडिडेट चाहिए, आप उसको पर्पस बताओगे।
इससे क्या होगा कि कैंडिडेट की जब ये जो थोड़ा सा टाइम निकलेगा जिसमें आपने इंट्रोडक्शन लिया और उसको थोड़ा पर्पस बताया है, उस टाइम पे कैंडिडेट की जो एंग्जाइटी है वो कम हो जाएगी और उसकी मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी कम होंगी। नाउ नेक्स्ट स्टेप आपका क्या है, आपने उससे क्वेश्चंस पूछने हैं। डिफरेंट क्वेश्चंस आर आस्क्ड फ्रॉम द इंटरव्यूई टू असेस देयर सूटेबिलिटी फॉर जॉब। तो जॉब से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो आपने पूछने हैं ताकि आपको ये पता चले कि वो उस जॉब के लिए सूटेबल है या नहीं। देन द क्वेश्चन शुड बी फ्रेम्ड इन सच अ मैनर दैट हेल्प्स इन रिवीलिंग द हिडन क्वालिटीज़ ऑफ द इंटरव्यू। तो जो कैंडिडेट आपके पास आया है उसकी जो हिडन क्वालिटीज़ हैं, उसकी जो हिडन टैलेंट्स हैं, वो आपको पता चलें, इस टाइप के आपने क्वेश्चंस उसके लेने हैं। देन आप उस जब आंसर करता है कैंडिडेट तो आप उसके IQ लेवल के बारे में जान सकते हो, उसकी मेमोरी के बारे में जान सकते हो, उसकी एनालिटिकल पावर के बारे में जान सकते हो, या किस तरह की कौन सी लैंग्वेजेस वो बोल सकता है, कितना कमांड है उसका उन लैंग्वेजेस पे। ये सारी चीज़ें भी आपको पता चलेंगी जब आप उससे क्वेश्चंस पूछोगे। फिर आप उससे उसकी हॉबीज़, इंटरेस्ट या बिहेवियर से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछ सकते हो, जिससे आपको उसकी पर्सनैलिटी के बारे में पता चलेगा। अब इंटरव्यूअर का काम क्या है, जब उसने क्वेश्चंस पूछे तो उसने सारी इन्फॉर्मेशन नोट डाउन करनी है। वो नोट डाउन इसलिए करेगा ताकि जब वो दूसरे लोगों की भी इंटरव्यू लेता है तो उसको याद रहे कि किस कैंडिडेट ने किस तरह का आंसर किया है। फॉर लेटर रेफरेंस आपको कैंडिडेट्स को कंपेयर भी करना पड़ेगा, आपको बेस्ट कैंडिडेट भी चूज़ करना होगा। तो जितनी भी इंफॉर्मेशन या डिटेल इंटरव्यूई ने दी है वो इंटरव्यूअर ने सारी नोट डाउन करनी है। ये तो था इंटरव्यू कि आपने किस तरह से फेस करना है। जो आपका मेन चीज़ है इसमें, जब आप इंटरव्यू फेस करते हो तो आपका कॉन्फिडेंस होना बहुत ज़रूरी है। आपने अप्रोप्रिएटली ड्रेसअप होके जाना है। आपको इस डिस्कशन से ये पता चला होगा कि जब इंटरव्यू आप देने जा रहे हो तब तो आपने प्रिपरेशन करनी ही है, लेकिन जब आप इंटरव्यू लेते हो तब भी आपने पूरी प्रिपरेशन करनी है। नेक्स्ट जो इसमें सेक्शन है आपका वो है राइटिंग रिज्यूम। जब हम इंटरव्यू देते हैं या किसी भी जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो हमें एक रिज्यूम अपना लिखना होता है। रिज्यूम या बायोडाटा या CV भी हम उसको बोलते हैं। ये क्या होता है? व्हाट इज़ अ रिज्यूम? Resume is a document that summarizes your education, skills, talents, employment history and experiences in a clear and concise format for potential employer. आपने किसी जॉब के लिए अप्लाई किया potential employer के पास, आप उसको सारी अपनी चीज़ें लिख के दोगे। आप समराइज़ करोगे कि आपका एजुकेशनल लेवल क्या है, आपने क्या क्या एजुकेशन ली है, आप में क्या क्या स्किल्स हैं, आपके टैलेंट्स क्या हैं, आपने कहाँ कहाँ पे काम किया, एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री, आपके पास कितना एक्सपीरियंस है। ये सारी चीज़ें आप उस रिज्यूम में लिखोगे। रिज्यूम जो है वो 3 पर्पसेस सॉल्व करता है। पहला पर्पस है इट रिप्रेजेंट्स योर प्रोफेशनल इंफॉर्मेशन इन राइटिंग। आपकी जितनी भी प्रोफेशनल इंफॉर्मेशन है वो सारी इन राइटिंग आप रिप्रेजेंट करते हो इन द रिज्यूम। इसके बाद जो रिज्यूम है वो डेमोन्स्ट्रेट करता है द रिलेशनशिप बिटवीन योर प्रोफेशनल इंफॉर्मेशन एंड द प्रॉब्लम और चैलेंज द पोटेंशियल एम्प्लॉयर होप्स टू सॉल्व और एड्रेस, ऑफन रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ अ जॉब डिस्क्रिप्शन और ड्यूटी। अब आप सेकंड जो ऑब्जेक्टिव फुलफिल कर रहा है रिज्यूम वो क्या है कि जो पोटेंशियल एम्प्लॉयर है वो आपसे क्या एक्सपेक्टेशन रखता है, वो क्या ड्यूटीज़ आपसे करवाना चाहता है या वो क्या प्रॉब्लम्स हैं जो सॉल्व करवाना चाहता है। तो वो चीज़ें आपकी जो प्रोफेशनल इंफॉर्मेशन है जो आपने रिज्यूम में लिख के दी है उसके साथ मैच करती है या नहीं, ये हमें कैसे पता चलेगा? थ्रू द रिज्यूम ही पता चलेगा। Then third is to get you an interview by clearly demonstrating you meet the minimum qualification and have the professional background help organization meets its goals। तो क्या होगा जब आप रिज्यूम में सारी अपनी क्वालिफिकेशंस लिख के दोगे, आपका प्रोफेशनल बैकग्राउंड लिख के दोगे, तो ऑर्गेनाइजेशन को ये पता चलेगा कि आप उनके ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को मीट करने में उनकी हेल्प कर पाओगे या नहीं। मेन पार्ट्स क्या हैं रिज्यूम के
सबसे पहले आती हैं कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, जिसमें आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन, आपका नाम, आपका एड्रेस, आपका कॉन्टैक्ट नंबर, आपका ईमेल आईडी, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। सेकंड होता है ऑब्जेक्टिव। आपका पर्सनल ऑब्जेक्टिव क्या है, आप क्या करना चाहते हो, वो एक लाइन में आप अपना ऑब्जेक्टिव लिखते हो कि व्हाट डू यू वांट टू डू इन फ्यूचर। आप किस तरह से उनकी ऑर्गेनाइजेशन की हेल्प करोगे टू फुलफिल देयर ऑब्जेक्टिव। आपका ऑब्जेक्टिव और जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका ऑब्जेक्टिव अगर मैच करेगा तो इट विल बी हेल्पफुल फॉर बोथ ऑफ यू। उसके बाद आएगा इसमें एजुकेशन। आपकी एजुकेशन के बारे में सारी डिटेल आएगी, क्या कितनी एजुकेशन आपने ली है, कहाँ से ली है, वो सारी डिटेल जो है वो इसमें रिज्यूम में आ जाएगी। नेक्स्ट पार्ट होता है इसका वर्क एक्सपीरियंस। वर्क एक्सपीरियंस, जहाँ जहाँ पर भी आपने काम किया है, कितनी देर काम किया है, किस तरह की ड्यूटीज़ आपने परफॉर्म की हैं, उसमें वो सारी चीज़ें वर्क एक्सपीरियंस में आएंगी। नेक्स्ट आएंगे रेफरेंसेस। कुछ ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो रेफरेंसेस के थ्रू पता कराती हैं कि आपका किस तरह का वर्क कल्चर, किस तरह के वर्क कल्चर में आप अच्छे तरीके से काम करते हो, तो वो रेफरेंसेस भी रिज्यूम में आती हैं। नाउ नेक्स्ट इज़ टाइप्स ऑफ रिज्यूम्स। मेनली 3 तरह के रिज्यूम्स होते हैं। फर्स्ट इज़ क्रोनोलॉजिकल रिज्यूम फॉर्मेट, देन फंक्शनल रिज्यूम फॉर्मेट एंड कॉम्बिनेशन रिज्यूम फॉर्मेट। तो क्रोनोलॉजिकल जो रिज्यूम फॉर्मेट है उसमें अगर पर्सन एक ही तरह की जॉब्स करता आ रहा है तो वो क्रोनोलॉजिकल रिज्यूम फॉर्मेट फॉलो करेगा। अगर कैंडिडेट चेंज करना चाहता है अपना करियर या प्रोफाइल जो है उसका काम का वो चेंज करना चाहता है तो वो फंक्शनल रिज्यूम फॉर्मेट को फॉलो करेगा। वो कैंडिडेट्स जिनकी एम्प्लॉयमेंट में कुछ गैप्स हैं और कम एक्सपीरियंस हैं वो कॉम्बिनेशन रिज्यूम फॉर्मेट को फॉलो करेंगे। तो ये देखिए फॉर्मेट्स हम देखते हैं। सबसे पहले क्रोनोलॉजिकल रिज्यूम फॉर्मेट को, ये सबसे कॉमन तरह का रिज्यूम है जो हम फॉलो करते हैं। ये वर्क एक्सपीरियंसेस पे फोकस करता है और ये क्या करता है, इट प्रोवाइड्स डिटेल्स ऑन द कंपनीज यू हैव वर्कड फॉर एंड लेंथ ऑफ एम्प्लॉयमेंट एट ईच जॉब स्टार्टिंग विद योर करंट और मोस्ट रीसेंट जॉब। तो क्या करता है ये, कंपनीज किस किस में आपने काम किया है और कितनी कितनी देर काम किया है वो सारा इसमें दिया जाता है। और जो मोस्ट रीसेंट है जो आप प्रेजेंटली कर रहे हो या जो आपने रिसेंटली की है वो सबसे पहले आएगी और उसके बाद क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में वो चलती जाएगी। तो क्या चीज़ें हैं देखो इसके फॉर्मेट में। सबसे पहला आता है नेम एंड कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, उसके बाद समरी और ऑब्जेक्टिव, जो आपका ऑब्जेक्टिव है वो आएगा। इसके बाद प्रोफेशनल हिस्ट्री आएगी। प्रोफेशनल हिस्ट्री में जैसे हमने अभी डिस्कस किया कि आपने कहाँ कहाँ काम किया है विद द मोस्ट रीसेंट टू स्टार्ट विद, उससे पहले कहाँ किया था, उससे पहले कहाँ किया था और कितने टाइम के लिए किया है, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। फिर आएगी आपकी एजुकेशनल हिस्ट्री कि आपने क्या क्या एजुकेशन ली हुई है। उसके बाद आएगी स्किल्स एंड एबिलिटीज़। तो ये था आपका क्रोनोलॉजिकल रिज्यूम फॉर्मेट। नेक्स्ट है फंक्शनल रिज्यूम फॉर्मेट। फंक्शनल रिज्यूम फॉर्मेट इट प्लेसेस स्किल्स सेंटर स्टेज। तो सबसे जो ये फोकस करता है वो स्किल्स पे फोकस करता है। अब ये जो फॉर्मेट है इट डाउन प्लेस वर्क हिस्ट्री एंड ब्रिंग्स मार्केटेबल एबिलिटीज़ टू द फोरफ्रंट। तो क्या करता है ये, वर्क हिस्ट्री को तो नीचे ले जाता है लेकिन जो आपकी एबिलिटीज़ हैं, जो आपको लगता है कि मार्केट में जिसकी ज़रूरत है, वो आगे रखता है। तो इट्स ग्रेट फॉर पीपल न्यू टू द वर्क फोर्स। जो नए लोग हैं, फ्रेशर्स हैं, उनके लिए ये अच्छा फॉर्मेट है। या फिर जिनकी एम्प्लॉयमेंट में गैप है या जॉब सीकर्स हैं जो करियर चेंज करना चाहते हैं, उन सब लोगों के लिए ये वाला रिज्यूम ज़्यादा अच्छा रहता है। तो इसमें देखो क्या होगा, सबसे पहले नेम एंड कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, उसके बाद समरी या आपका ऑब्जेक्टिव। फिर पिछले में हमने क्या किया था, उसमें वर्क एक्सपीरियंस आया था, इसमें स्किल्स आएंगे। स्किल्स ग्रुप्ड बाय थीम, स्किल्स आप दोगे और इन स्किल्स से रिलेटेड अगर कोई प्रोफेशनल एक्सपीरियंस होगा आपका, रेलेवेंट प्रोफेशनल एक्सपीरियंस वो दोगे। और लास्ट में एजुकेशन। ये
नेक्स्ट है आपका कॉम्बिनेशन रिज्यूम। कॉम्बिनेशन रिज्यूम जो है वो फंक्शनल और क्रोनोलॉजिकल दोनों को मिक्स करता है। बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स अप्रोच है ये, जिसमें कौन लोग इसका फ़ायदा उठाते हैं, या तो करियर चेंजर्स हैं जिन्होंने अपना करियर अब चेंज करना है, जॉब प्रोफाइल को चेंज करना है, या फिर सीजन्ड प्रोफेशनल्स हु हैव वर्कड सिमिलर पोजीशंस, तो उन लोगों के लिए भी ये जो कॉम्बिनेशन रिज्यूम है ये हेल्पफुल रहता है। इसमें देखो फॉर्मेट किस तरह से किया गया है। नेम एंड कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन आएगी सबसे पहले, फिर समरी या ऑब्जेक्टिव आएगा, उसके बाद स्किल्स एंड एबिलिटीज़ आएंगी, नेक्स्ट आएगा प्रोफेशनल एक्सपीरियंस, जो भी आपका प्रोफेशनल एक्सपीरियंस रहा है इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, देन एजुकेशन, एंड अगर आपको कोई अवार्ड्स मिले हैं लास्ट में वो आ जाएंगे। तो ये हमने आज के चैप्टर में जो हमने डिस्कस किया वो है इंटरव्यूइंग स्किल्स, कि किस तरह से इंटरव्यू आपने देनी है, किस तरह से आपने इंटरव्यू कंडक्ट करनी है या इंटरव्यू के लिए प्लान करना है। और सेकंड सेक्शन में हमने पढ़ा रिज्यूम्स क्या होते हैं और उसमें क्या क्या चीज़ें आनी चाहिए और किस किस तरह के रिज्यूम्स होते हैं। तो आई होप आपको ये लेक्चर अच्छे से समझ आया होगा, ये टॉपिक आपको अच्छे तरीके से पता चल गया होगा। थैंक यू।